स्टेप 1 में जो भी इक्वेशन दिए हुए वो एज इट इज लिखने। 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 1, 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2, और थर्ड इक्वेशन है x प्लस 4y माइनस 6z इक्वल्स टू 1। अब इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो a इक्वल्स टू पहला इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, देन y का कोएफिशिएंट कितना है 3, देन z का कोएफिशिएंट कितना है 5, राइट। देन सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, देन y का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो वहां पे होता है 1, z का कोएफिशिएंट माइनस है मतलब -1 है। देन थर्ड इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट मतलब x के आगे कोई नंबर है क्या, नहीं है तो 1। देन y का कोएफिशिएंट कितना है 4, सो यहाँ पे लिखना है 4। देन z का कोएफिशिएंट कितना है -6, तो यहाँ पे लिखना है -6। ओके, देन b, b इक्वल्स टू, राइट, पहले इक्वेशन में इक्वल्स टू के इस साइड में कौन सी वैल्यू 1, सो 1। सेकंड इक्वेशन में इक्वल्स टू के इस साइड में कौन सी वैल्यू 2, 2। और थर्ड इक्वेशन में इक्वल्स टू के इस साइड में कौन सी वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1, और ए मैट्रिक्स कंप्लीट। देन x इक्वल टू, x मतलब अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। तो देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन में क्या है, एक्स वाई जेड, दूसरे इक्वेशन में एक्स वाई जेड, तीसरे भी इक्वेशन में क्या है, एक्स वाई जेड। तो नंबर ऑफ अननोन्स है आपके एक्स वाई और जेड, राइट। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। सो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, राइट, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, इसे हम डिनोट करते हैं सी में, और सी होता है मैट्रिक्स में ए डिवाइडेड बाय बी, मीन्स ए दो दो डॉट्स और यहाँ पे बी, ऐसे आपको आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है सी के फॉर्म में। सी इक्वल्स टू मैट्रिक्स में ए दो डॉट और यहाँ पे बी। ओके, सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में सी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे ए, ए क्या है, ए मैट्रिक्स, देखिए ए मैट्रिक्स से क्या है 2 3 5, सो 2 3 5, देन क्या है 3 1 -1, 3 1 -1, देन 1 4 -6, देन 1 4 और -6, राइट। यहाँ पे अभी क्या है दो डॉट से, तो यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, राइट। और अब बी, बी क्या है 1 2 1, सो आपको यहाँ पे लिखना है 1 2 और 1 ऐसे, राइट। ये हो गया आपका सी, राइट ना। सो ऐसे आप सी रिप्रेजेंटेड करोगे ए और बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि हमेशा जो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है सी, सी जब भी हम कंसिस्टेंसी फाइंड करेंगे तब आपको यहाँ पे और यहाँ पे एक दो और तीन, यहाँ पे और यहाँ पे जीरो लाना होता है, राइट। यहाँ पे और यहाँ पे, ये आपको ध्यान में ही रखना है कि जब भी हम कंसिस्टेंसी फाइंड करेंगे तब आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स सी का आपको यहाँ पे और यहाँ पे आपको जीरो लाना है, राइट। तब आपको एक चीज ध्यान में रखना है स्टूडेंट, अगर पहली रो में यहाँ पे अगर वन होगा, यहाँ पे अगर वन होगा तो आप आसानी से यहाँ पे भी जीरो ला सकते हो, यहाँ पे भी जीरो ला सकते हो, राइट, आसानी से, राइट। क्या बोला है मैंने आपको, आपको पहली रो में यहाँ पे जो भी नंबर होगा वहां पे आपको क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तब आप आसानी से यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो, अगर वन नहीं भी रहा तो भी आप जीरो ला सकते हो, मगर यहाँ पे वन होगा तो जो भी आपका ऑपरेशन है वो सिंपल हो जाता है, कैलकुलेशन। तो देखिए, इसे कहते हैं रो वन, इसे कहते हैं रो टू, और इसे कहते हैं रो थ्री। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पहले वन चाहिए। अगर वन आया तो ऑपरेशन क्या होता है, सिंपल। तो देखिए रो थ्री में वन है, रो थ्री में क्या है, ये देखिए रो थ्री में यहाँ पे क्या है, वन है। तो हम रो वन और रो थ्री, ओके, एक्सचेंज कर सकते हैं, रो वन और रो थ्री एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रो वन और रो थ्री एक्सचेंज कैसे करेंगे, इससे रो वन आर वन एक्सचेंज का सिंबल है, और आर थ्री। तो देखिए आप सी कैसे लिखोगे, देखिए
सो जो भी 2 3 5 रो 1 है वो कहाँ पे चला जाएगा, रो 3 पे, 2 3 5 और 1, राइट, ये चला जाएगा रो 1 रो 3 में, और रो 3 जो है रो 1 में चला जाएगा। क्या है यहाँ पे 1 4 -6 और क्या है 1, मतलब आप रो 1 और रो 3 एक्सचेंज कर सकते हो, रो 1 रो 3 की जगह और रो 3 रो 1 की जगह, और बीच में जो है आपका 3 1 -1 और 2, राइट, ऐसे आप लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर 1 आ गया तो यहाँ पे और यहाँ पे हम आसानी से 0 ला सकते हैं, इसीलिए। तो ध्यान से देखिए अब आपको नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब, ओके। अब अपनी यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स है, अब मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 लाऊंगा और यहाँ पे 0 लाऊंगा। सबसे पहले मैं रो 2 में, ये होती है रो 3, ये सिर्फ बेसिक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक के लिए। रो 2 में मुझे यहाँ पे अगर 0 लाना है तो मैं हमेशा रो 1 से ही कैलकुलेशन करूंगा। रो 1 मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। सो 1 की जगह अगर -3 होगा तो 3 - 3 क्या होगा, 0। तो देखिए ध्यान से देखिए, R2, सो यहाँ पे क्या है, R2 की जगह 3 है। सो अगर यहाँ पे -3 आया तो 3 - 3 क्या होगा, 0। तो मैं रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँ, -3 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 की जगह अगर -3 होगा तो 3 - 3 क्या होगा, 0। तो रो 1 में 1 है, तो मैं क्या करूंगा, -3 से रो 1 को मल्टीप्लाई करूँ, और रो 3 में यहाँ पे क्या है, 2 है। तो रो 3 का भी, इसका भी कैलकुलेशन आप रो 1 से ही करोगे, ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर 2 है तो 1 की जगह अगर -2 आएगा तो 2 - 2 क्या होगा, 0। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, रो 3 में यहाँ पे मुझे 0 लाना है ना, तो देखिए R3 और 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर -2 आया तो 2 - 2 क्या होगा, 0। तो मैं -2 से रो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सो C इज इक्वल्स टू, देखिए C इज इक्वल्स टू, अब मैं जो रो 1 है 1 4 और -6 एज इट इज लिखूंगा यहाँ पे। तो इस साइड पे क्या है, 1 है, राइट ना, 1। सो मैं 1 भी एज इट इज लिखूंगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिखता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको लिख के देता हूँ, राइट। ध्यान से देखिए, अब मैं लिखूंगा R2 - 3 R1, कैसे लिखोगे आप, R2 - 3 R1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ R2 - 3 R1। देखिए अब R2 क्या है, 3 है। सो देखिए यहाँ पे 3 देने -3, और R1 कितना है, R1 1 है। सो देखिए 1, सो ये अगर आपने कैलसिफाई किया तो 3 - 3 कितना होगा, 0। तो यहाँ पे आएगा 0। नेक्स्ट R2 क्या है, नेक्स्ट 1 है, देखिए 1। सो 1 माइनस यहाँ पे 3 है, और R1 कितना है, R1 आपके पास 4 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। सो 1 - 3 इंटू 4 ये होगा -11। कैलसिफाई किया तो ये आंसर आएगा -11, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -11। देन R2 का नेक्स्ट नंबर है -1, देखिए -1, तो यहाँ में मैं लिखूंगा -1, देन माइनस यहाँ पे 3, और R1 कितना है, यहाँ पे देखिए R1 है -6, R1 कितना है, -6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -6। ये अगर आपने कैलसिफाई किया तो आपका आंसर मिलेगा 70, तो यहाँ पे आपको लिखना है 70। नेक्स्ट, अब R2 क्या है, R2 का नंबर नेक्स्ट 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, देन माइनस, राइट, 2 माइनस यहाँ पे 3 है, और R1 कितना है उस टाइम, 1 है, देखिए 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। सो 2 - 3 होगा -1, तो यहाँ पे आएगा -1, ऐसे, राइट। अब मैं ये ऑपरेशन आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे, मतलब हम कैसे लिख रहे हैं नंबर, R3 - 2 R1। तो देखिए R3 क्या है, 2 है। सो देखिए 2 माइनस यहाँ पे क्या है, 2, और R1 कितना है, R1 है 1, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1। सो 2 - 2 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, राइट। नेक्स्ट R3 का नंबर क्या है, 3 है,
राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 - 2 और R1 कितना है उस टाइम, R1 है उस टाइम 4, देखिए यहाँ पे 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। सो 3 - 8 होगा -5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स -5। अब नेक्स्ट इसमें R3 क्या है, 5 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 माइनस क्या है 2, यहाँ पे 2, और R1 कितना है उस टाइम, R1 है स्टूडेंट -6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -6। सो 5 - 2 इंटू -6, ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको आंसर मिलेगा 17, तो यहाँ पे आप लिखोगे 17। एंड देन नेक्स्ट R3, R3 में क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे क्या है 2, और R1 क्या है स्टूडेंट्स, R1 उस टाइम 1 है, तो 1, राइट। सो 2 - 2 इंटू 1 कितना होगा, 1 - 2, मतलब ये होगा -1, कैलसी पे कहते हैं -1। सो स्टूडेंट अब हम इसे जीरो करेंगे, और इसे जीरो करने के लिए हम हमेशा इस नंबर से ही इसका कैलकुलेशन करेंगे, हमेशा रो 2 में इस नंबर से इस -5 का कैलकुलेशन करेंगे। सो यहाँ पे जीरो लाने के लिए, रो 3 में जीरो लाने के लिए हम इस 11 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 11 को इस 5 से, मतलब R3 से, और दोनों को साइन क्या है, माइनस माइनस है। अगर दोनों को सेम साइन होगा, माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे हमेशा आपको माइनस से लेना है। अगर दोनों को प्लस प्लस होता तब भी हम माइनस लेते, दोनों को माइनस माइनस होगा तब भी हम माइनस ही लेते, ये लॉजिक याद रखना है। और इस 5 को इस 11 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स R2 को मल्टीप्लाई करना है इस 5 से, ऐसा। तब आप देखिए स्टूडेंट सी का जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, देखिए अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका, राइट ना, 11 R3 - 5 R2 का। सो देखिए सबसे पहले हम रो वन एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, देन रो 2 भी हम एज इट इज लिख लेंगे, -11 17 और ये -1 एज इट इज। रो 3 देखिए यहाँ पे दोनों 0 0 है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो आप डायरेक्टली इसका 0 आंसर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे 11 है, R3 कितना है, R3 है -5, R3 -5 और R2 कितना है आपके पास, -11 है, तो इसका आंसर आपने कैलसी पे अगर पुट किया तो आएगा 0। नेक्स्ट है देखिए 11 R3 कितना है नेक्स्ट, 17 है, तो यहाँ पे मैं 17 लिखूंगा, -5 R2 कितना है आपका 17 है, तो यहाँ पे मैं 17 लिखूंगा। सो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 102, कैलसी पे करिए 102 आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 11 है, R3 कितना है -1, देन आपका यहाँ पे क्या है -5, और R2 कितना है, R2 आपके पास यहाँ पे देखिए -1 है, तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा -6, तो यहाँ पे आपको लिखना है -6। तो देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, देन उसके बाद हम स्टॉप कर लेंगे, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। सो रैंक हम सी का लिखेंगे, रैंक का मतलब होता है नॉन जीरो रो, रैंक का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो रो, मतलब किसी भी रो में कम से कम एक तो नंबर होना चाहिए। रैंक का मतलब क्या है, किसी भी रो में एक तो नंबर होना चाहिए। देखिए रो 1 में कितने नंबर है, 1 2 3 और 4, 4 नंबर है, ठीक है, रैंक है ये, कंसिडर हुआ पहला रैंक। रो 2 में देखिए 1 2 और 3, 3 नंबर है, चलेगा, ये भी रैंक हुआ, मतलब 2 रैंक हुई। रो 3 में कंसिडर देखिए 1 और 2, 2 नंबर है, 2 नंबर है, मतलब ये भी रैंक हुआ। सो टोटल रैंक कितना हुआ, 1 2 और 3, तो रैंक सी हुआ आपका 3। अब आप लिखोगे ए, रैंक ए ये होता है आपका, देखिए ध्यान से देखिए, इतना होता है आपका रैंक ए, इतना क्या होता है आपका रैंक, सॉरी इतना क्या होता है आपका मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से। अब आप रैंक ए कैसे लिखोगे, देखिए पहले रो में देखिए 1 2 3, 3 नंबर है, कंसिडर हुआ ये पहला रैंक। दूसरे रो में देखिए 1 और 2, 2 नंबर है, चलेगा, ये भी रैंक हुआ, कितना रैंक हुआ 2। और तीसरी रो में देखिए 1 नंबर है, तो ये भी रैंक कंसिडर होगा, सो इसका भी रैंक कितना है, रो 1 भी कंसिडर हुआ, 1 2 और 3, इसका भी रैंक हुआ 3।
मतलब किसी भी रो में मिनिमम कम से कम एक तो नंबर होना चाहिए। रो 1 में 3 नंबर है, 1 2 3 चलेगा। रो 2 में एक और दो, 2 नंबर से चलेगा। रो 3 में एक नंबर है फिर भी चलेगा। सो रैंक ए हुआ आपका 3 और रैंक सी भी हुआ आपका 3। सो जब भी आपका रैंक सी और रैंक ए ये अगर इक्वल होगे, ये अगर इक्वल होगे तब आप लिखोगे सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सो सिस्टम इज आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। बट अब आप चेक करोगे नंबर ऑफ अननोन्स। सो देखिए एक्स होता है नंबर ऑफ अननोन्स, एक्स वाई जेड, तो ये भी कितने 3। सो नंबर ऑफ अननोन्स भी इक्वल है। नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ अननोन्स, राइट, नंबर ऑफ अननोन्स। सो रैंक सी इक्वल टू रैंक ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अगर तीनों इक्वल हो गए सो यहाँ पे लिखोगे सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट हैव यूनिक सॉल्यूशन। सो आपको क्या लिखना है वहां पे, यूनिक सॉल्यूशन वहां पे आपको लिखना है स्टूडेंट। कब, जब रैंक सी रैंक ए और नंबर ऑफ अननोन्स तीनों इक्वल हो गए तब आप लिखोगे सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा तब आप मैट्रिक्स से देखिए, यहां से लेकर यहाँ तक क्या है मैट्रिक्स से वो लिखना क्या है 1 0 0 1 0 0, देन 4 - 11 0, 4 - 11 और 0, देन -6 17 और 1 0 2 ये लिखेंगे आप। देन आपको लिखना है नंबर ऑफ अननोन्स कितने, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे आपको लिखने एक्स वाई और जेड। और देन आपको इक्वल टू करके लिखना है बी, ये होता है आपका बी। इसे कहते हैं भी 1 - 1 6, 1 - 1 और यहाँ पे आपको लिखना है -6, राइट, ऐसे। ओके, सो देखिए ये होता है एक्स के लिए, ये होता है वाई के लिए, ये होता है आपका जेड के लिए। तो यहाँ पे क्या है 1 0 2 और यहाँ पे जेड है 1 0 2 जेड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है -6। सो जेड इक्वल टू -6/1 0 2। अगर आपने कैलसी किया तो आपको जेड मिलेगा स्टूडेंट -1/17। ये मिल गया आपको जेड। अब सेकंड रो में पहला नंबर होता है एक्स के लिए, दूसरा नंबर होता है वाई के लिए। सो -11 वाई और ये होता है आपका +17, ये होता है आपका जेड के लिए, राइट, +17 जेड। और यहाँ पे क्या है -1, तो आपको यहाँ पे -11 वाई +17 इंटू यहाँ पे क्या है जेड का वैल्यू -1/17, तो -1/17 इक्वल टू -1। तो 17 और 70 गेट कैंसर। सो -11 वाई ये -1 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -1 यहाँ पे, और ये -1 इक्वल्स टू के इस साइड आते होगा +1। तो -11 वाई इक्वल टू कितना होगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो -11 इस साइड आते तो होगा y इक्वल टू 0/-11 और 0/-11 होता है आपका 0। तो y भी आपको कितना मिला स्टूडेंट्स, 0 मिला। नेक्स्ट देखिए 1 है यहाँ पे, तो ये होता है x के लिए, तो x प्लस ये 4 है, ये होता है y के लिए, सो 4y। और ये तीसरा नंबर जो होता है -6 ये होता है z के लिए, और इक्वल टू आपको लिखना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1। सो देखिए x प्लस 4 × y, सो 4 कितना है आपका 0, y कितना है 0, -6 इंटू जेड कितना है आपके पास जेड -1/17, तो -1/17 इक्वल टू 1, राइट। सो x और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 0 तो 0 होगा, -6 इंटू -1, -6 इंटू -1 होगा +6 और अपॉन पे क्या है 17 और इक्वल्स टू आपको लिखना है 1 है, +6/17 इस साइड आते तो होगा 1 - 6/17। तो आपको x की वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स 5/11। तो आपको स्टूडेंट x भी मिल गया, y भी मिल गया आपको, और स्टूडेंट z भी मिल गया। सो जब भी आपकी सिस्टम कंसिस्टेंट होती है और आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जब तीनों इक्वल होंगे तब आपको
एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती है स्टूडेंट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर।